पहले पार्ट में हमने देखा लाखों साल पहले होमो इरेक्टस ने कैसे फल पत्तों को छोड़कर मांस खाना शुरू किया, कैसे लाखों साल पहले इंसान ने आग को काबू में कर लिया था, उसने औजार बना लिए थे, वह अफ्रीका से बाहर निकल चुका था। लेकिन अब सवाल यह नहीं था कि हम जिंदा कैसे रहें, अब सवाल था हम दूसरों से अलग कैसे बने। यहीं से इंसान के विकास की कहानी एक नई दिशा लेती है। यहीं से जन्म होता है सोच, भावना, कला और समाज का। यह कहानी अब शरीर की नहीं, दिमाग की है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको ले चलेंगे लाखों साल पीछे, जहां इंसान इंसान नहीं था, वह सिर्फ एक संभावना था। आदिमानव से लेकर आधुनिक मानव तक विकास की पूरी कहानी। अफ्रीका के खुले मैदानों में जहां होमो इरेक्टस ने आग को दोस्त बनाया था और औजारों को हथियार, वहां एक नई चीज जन्म ले रही थी, सोच की नई गुणवत्ता। अब इंसान सिर्फ खतरे पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था, अब वह खतरे को पहले से पहचानने लगा था। और यही फर्क आगे चलकर पूरी मानव कहानी को बदलने वाला था। समय के पहिए पर लगभग 6 लाख साल पीछे चलिए। धरती की जलवायु बदल रही थी, कभी ठंड, कभी सूखा, कभी घने जंगल, कभी खुले मैदान। भोजन अनिश्चित था और शिकारी हर दिशा में मौजूद। ऐसे माहौल में एक नया मानव रूप उभरता है, होमो हाइडेलबर्गेंसिस। यह न पूरी तरह आधुनिक इंसान था, न ही पुराना आदि मानव, लेकिन इसमें एक बड़ी बात अलग थी। उसका दिमाग, उसका मस्तिष्क पहले से बड़ा था, लेकिन असली बदलाव आकार में नहीं, कनेक्शन में था। दिमाग के भीतर याददाश्त, निर्णय और योजना बनाने की क्षमता मजबूत हो रही थी। अब शिकार सिर्फ दौड़ भाग नहीं था, शिकार एक मिशन था। भूमिकाएं बांटी जाती, रास्ते रोके जाते, हवा की दिशा देखी जाती और समय चुना जाता। यह वह पल था जब इंसान ने पहली बार समझा, अकेले ताकतवर होना जरूरी नहीं, मिलकर सोच पाना जरूरी है। कल्पना कीजिए, सुबह की हल्की रोशनी में एक छोटा समूह नदी किनारे बैठा है। हाथों में पत्थर हैं, लेकिन आंखों में डर से ज्यादा गणना है। कौन आगे जाएगा, कौन पीछे रहेगा, कौन बच्चों के साथ रहेगा। यह सामाजिक संगठन का शुरुआती रूप है और यहीं से जन्म लेती है जिम्मेदारी, एक ऐसी भावना जो जानवरों के संसार में बहुत कम दिखती है। इसी दौर में इंसान ने शिकार को सुरक्षित बनाने के लिए भाले जैसे हथियारों पर भी निर्भरता बढ़ाई। लेकिन फिर वही बात, भाला सिर्फ लकड़ी नहीं था, वह भविष्य की सोच थी। भाला बनाने से पहले इंसान को यह कल्पना करनी पड़ती थी कि यह चीज दूर जाकर लगेगी और जानवर गिर जाएगा। यानी इंसान अब परिणामों को पहले से देखने लगा था और जैसे जैसे सोच बढ़ती गई, वैसे वैसे रिश्ते भी बदलने लगे। समूह में बुजुर्गों की अहमियत बढ़ी क्योंकि उनके पास अनुभव था। बच्चों की सुरक्षा जरूरी हो गई क्योंकि वे भविष्य थे। धीरे धीरे इंसान ने यह सीख लिया कि जीवन सिर्फ लड़कर नहीं बचता, समझदारी से भी बचता है। यह अध्याय यहीं खत्म नहीं होता, यह तो शुरुआत है। क्योंकि जब दिमाग सोचने लगता है तो अगला सवाल पैदा होता है, क्या वह सिर्फ जीने के लिए सोचेगा या किसी को याद रखने के लिए भी। जब इंसान का दिमाग बड़ा होने लगा और सोच गहरी हुई, तब विकास की राह एक ही दिशा में नहीं बढ़ी। मानव परिवार कई शाखाओं में बंट गया। उन्हीं में से एक शाखा थी नेंडरथल। आज हम उन्हें अक्सर आदिम या असफल प्रजाति कह देते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल और चौंकाने वाली है। करीब 4 लाख साल पहले यूरोप और पश्चिमी एशिया के ठंडे इलाकों में नेंडरथल उभरे। यह इलाका आसान नहीं था। लंबी सर्दियां, बर्फ, कम भोजन और खतरनाक जानवर। यहां सिर्फ वही जीव टिक सकता था जो बेहद मजबूत और अनुकूलन में माहिर हो। नेंडरथल ठीक वैसे ही थे। उनका शरीर गठीला था, छाती चौड़ी,
हाथ पैर मजबूत और नाक बड़ी, ताकि ठंडी हवा को गर्म करके फेफड़ों तक पहुंचाया जा सके। वे प्रकृति की चुनौती का जवाब अपने शरीर से दे रहे थे, लेकिन नेंडरथल को सिर्फ मांसपेशियों तक सीमित करना एक बड़ी भूल होगी। उनका दिमाग आधुनिक इंसान जितना ही बड़ा और कई मामलों में उससे भी बड़ा था। वे कुशल शिकारी थे। मैमथ जैसे विशाल जानवरों का शिकार करना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए ताकत से ज्यादा समन्वय, साहस और योजना चाहिए थी। नेंडरथल समूहों में शिकार करते थे, एक दूसरे पर भरोसा करते थे और जोखिम साझा करते थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नेंडरथल सिर्फ शिकारी नहीं थे, वे संवेदनशील भी थे। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि वे बीमार और घायल साथियों की देखभाल करते थे। कुछ कंकाल ऐसे मिले हैं जिनमें गंभीर चोटों के बावजूद व्यक्ति कई साल तक जीवित रहा। इसका मतलब साफ है, कोई उसका ध्यान रख रहा था। यह सहानुभूति थी, करुणा थी। नेंडरथल अपने मृतकों को दफनाते भी थे। कुछ कब्रों में फूलों के पराग मिले हैं जो संकेत देते हैं कि शायद अंतिम संस्कार के दौरान फूल रखे गए थे। यह सिर्फ शरीर को हटाना नहीं था, यह भावना थी, शायद दुख, शायद सम्मान। और यही वह बिंदु है जहां नेंडरथल हमें अपने बेहद करीब लगते हैं। फिर भी नेंडरथल और होमो सेपियंस में एक फर्क था। नेंडरथल का जीवन अनुभव पर आधारित था, जो देखा वही सीखा, जबकि आने वाला इंसान होमो सेपियंस कल्पना और प्रतीकों की दुनिया में कदम रखने वाला था। यही फर्क आगे चलकर निर्णायक बना। नेंडरथल असफल नहीं थे, वे अपने समय और पर्यावरण के हिसाब से बेहद सफल थे। लेकिन जब दुनिया बदली, जब प्रतिस्पर्धा बढ़ी और जब सोच की नई शैली आई, तो मानव कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। और अब अगला सवाल उठता है, वह कौन था जिसने सोच को कल्पना में बदल दिया? नेंडरथल यूरोप और एशिया के ठंडे इलाकों में अपनी जगह बनाए हुए थे, लेकिन अफ्रीका में इंसान की कहानी एक नई दिशा ले चुकी थी। यहीं करीब 3 लाख साल पहले एक ऐसी मानव प्रजाति का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर पूरी धरती की किस्मत बदल दी। होमो सेपियंस यानी सोचने वाला इंसान। शुरुआत में होमो सेपियंस किसी देवता जैसे नहीं थे। वे न सबसे ताकतवर थे, न ही सबसे बड़े, बल्कि शारीरिक रूप से वे नेंडरथल से कमजोर ही थे। उनका शरीर पतला था, हड्डियां हल्की थीं और मांसपेशियां कमजोर, लेकिन उनके भीतर एक ऐसी क्षमता छिपी थी जो किसी भी ताकतवर शरीर से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली थी। कल्पना करने की क्षमता। होमो सेपियंस का दिमाग न सिर्फ बड़ा था, बल्कि ज्यादा लचीला था। उनके मस्तिष्क के हिस्से जो भाषा, स्मृति और कल्पना से जुड़े थे, तेजी से विकसित हो चुके थे। अब इंसान सिर्फ वही नहीं सोचता था जो सामने दिख रहा हो, वह ऐसी चीजों के बारे में भी सोच सकता था जो मौजूद नहीं थीं। भविष्य, योजनाएं और संभावनाएं। यही वह क्षण था जब इंसान ने कहानियां गढ़ना शुरू किया। आग के चारों ओर बैठकर अनुभव साझा किए जाने लगे। शिकार की कहानी सिर्फ सूचना नहीं थी, वह कहानी बन गई जिसमें डर, रोमांच और सीख छिपी होती थी। यही कहानियां ज्ञान को याद रखने और आगे पहुंचाने का सबसे असरदार तरीका बनी। होमो सेपियंस की सामाजिक संरचना भी अलग थी। उनके समूह बड़े थे और उनमें आपसी सहयोग कहीं ज्यादा गहरा था। अजनबी भी समूह का हिस्सा बन सकते थे अगर वे एक जैसी कहानियों और विश्वासों में भरोसा रखते हों। यह एक क्रांतिकारी बदलाव था, क्योंकि अब समाज सिर्फ खून के रिश्तों पर नहीं, बल्कि साझा कल्पनाओं पर टिका था। इसी दौर में इंसान ने खुद को प्रतीकों के जरिए व्यक्त करना शुरू किया। गले में पहने गए मनके, शरीर पर बनाए गए निशान और खास तरह की वस्तुएं, ये सब पहचान के संकेत थे। यह बताने के लिए कि मैं कौन हूं और मैं किस समूह से हूं। यह पहचान आगे चलकर संस्कृति की नींव बनी।
वैज्ञानिक मानते हैं कि होमो सेपियंस और नेंडरथल कई जगहों पर मिले भी और आपस में मिले जुले भी। आज भी अफ्रीका के बाहर रहने वाले इंसानों के डीएनए में नेंडरथल के अंश मिलते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि एक ने दूसरे को पूरी तरह मिटा दिया, बल्कि यह एक जटिल मिलन और प्रतिस्पर्धा की कहानी थी। होमो सेपियंस की असली ताकत न उसके हाथों में थी, न औजारों में। उसकी ताकत थी उसकी कहानी गढ़ने की क्षमता, और यही क्षमता अगले अध्याय में एक नया हथियार बनने वाली थी, भाषा। होमो सेपियंस का जन्म सिर्फ एक नई मानव प्रजाति का जन्म नहीं था, यह एक ऐसे औजार का जन्म था जिसने पत्थर, आग और भाले से भी ज्यादा गहरा असर डाला, भाषा। भाषा ने इंसान की दुनिया को सिर्फ बड़ा नहीं किया, बल्कि उसे एक साथ जोड़ दिया। शुरुआत में इंसान के पास आज जैसी जटिल भाषा नहीं थी। आवाजें थीं, इशारे थे, चेहरे के भाव थे, खतरे के लिए अलग आवाज, भोजन के लिए अलग संकेत। लेकिन होमो सेपियंस के दिमाग में एक बड़ा बदलाव हो चुका था। अब वह आवाजों को सिर्फ प्रतिक्रिया के लिए नहीं, बल्कि अर्थ देने के लिए इस्तेमाल करने लगा था। भाषा का सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि उसने इंसान को अनुभव साझा करने की ताकत दी। अब किसी खतरे का सामना हर इंसान को खुद नहीं करना पड़ता था। अगर किसी ने शेर को नदी के पास देखा तो वह सिर्फ अपनी जान नहीं बचाता था, वह पूरे समूह को चेतावनी दे सकता था। एक व्यक्ति का अनुभव पूरे समाज की संपत्ति बन जाता था। लेकिन भाषा यहीं नहीं रुकी। धीरे धीरे इंसान ने ऐसी बातों पर भी बोलना शुरू किया जो आंखों से दिखाई नहीं देती थीं। कल क्या होगा, कौन भरोसेमंद है, किस पर विश्वास किया जाए, यहीं से जन्म हुआ कल्पनाओं और विश्वासों का। देवता, आत्मा, पूर्वज, ये सब भाषा के बिना संभव नहीं थे। भाषा ने समाज की संरचना भी बदल दी। अब बड़े समूह संभव हो पाए। ऐसे लोग भी एक साथ रह सकते थे जो खून के रिश्ते से नहीं जुड़े थे। उन्हें जोड़ने वाली चीज थी साझा कहानी, एक ही देवता में विश्वास, एक ही परंपरा, एक ही पहचान। यही वह मोड़ था जहां इंसान ने जानवरों से हमेशा के लिए दूरी बना ली। यह भी दिलचस्प है कि भाषा ने झूठ को भी जन्म दिया। अब इंसान सच के साथ साथ असत्य भी बोल सकता था, लेकिन यही झूठ आगे चलकर रणनीति, राजनीति और कूटनीति का आधार बना। भाषा ने इंसान को ईमानदार ही नहीं बनाया, उसने उसे चतुर भी बना दिया। भाषा के साथ ही नियम और कानून की पहली झलक भी दिखने लगी। कौन क्या करेगा, किसे क्या मिलेगा, क्या सही है और क्या गलत, ये सब अब शब्दों में तय होने लगा। समाज अब सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि समझौते पर चलने लगा। कल्पना कीजिए, आग के चारों ओर बैठे कुछ होमो सेपियंस। हाथों में औजार हैं, लेकिन असली हथियार उनके शब्द हैं। वे न सिर्फ आज की बात कर रहे हैं बल्कि कल की भी। वे बच्चों को सिर्फ शिकार नहीं सिखा रहे, वे उन्हें कहानियां सिखा रहे हैं। भाषा ने इंसान को समय की सीमाओं से आजाद कर दिया। अब ज्ञान मरता नहीं था, वह आगे बढ़ता था। और यही भाषा अगले अध्याय में इंसान की आत्मा को एक नया रूप देने वाली थी, कला और प्रतीकों का रूप। जब भाषा ने इंसान को बोलना सिखाया, तब एक और गहरी इच्छा जन्म लेने लगी, खुद को व्यक्त करने की इच्छा। यह वह दौर था जब होमो सेपियंस सिर्फ जिंदा रहने वाला प्राणी नहीं रहा, वह महसूस करने लगा, सोचने लगा और उन भावनाओं को किसी रूप में बाहर लाने लगा। यहीं से इंसान के भीतर कला ने जन्म लिया। आज से लगभग 50,000 साल पहले दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक अजीब लेकिन समान चीज दिखाई देने लगी। गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र, कहीं भैंसे, कहीं हिरण, कहीं हाथों की छाप। ये चित्र सिर्फ सजावट नहीं थे, वे किसी कहानी का हिस्सा थे। एक ऐसी कहानी जिसे शब्दों में कहना शायद अभी संभव नहीं था। गुफा चित्रों की सबसे रोचक बात यह है कि वे रोजमर्रा के जीवन से जुड़े थे। शिकार के दृश्य, जानवरों की आकृतियां
और कभी कभी ऐसे प्रतीक जिनका अर्थ आज भी पूरी तरह समझ में नहीं आता। कई विद्वान मानते हैं कि ये चित्र शिकार से पहले की रस्मों का हिस्सा थे, एक तरह से भविष्य को बुलाने की कोशिश। अगर दीवार पर शिकार सफल दिखेगा तो असल शिकार भी सफल होगा। यह सोच हमें बताती है कि इंसान अब कारण और परिणाम को प्रतीकों से जोड़ने लगा था। कला सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं थी। इंसान ने हड्डियों, पत्थरों और सीपों से गहने बनाए, गले में पहनने वाले मन के, शरीर पर रंग, ये सब सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं थे, ये पहचान के संकेत थे। यह बताने के लिए कि मैं कौन हूं और मैं किस समूह से हूं। समूह की पहचान अब शरीर पर दिखने लगी थी। यहीं से प्रतीकों की असली ताकत सामने आती है। एक प्रतीक 1000 शब्दों से ज्यादा कह सकता है। किसी खास निशान को देखकर इंसान समझ जाता था यह अपना है या पराया, यह दोस्त है या खतरा। प्रतीकों ने समाज को तेजी से संगठित किया। कला ने इंसान को एक और अनोखी क्षमता दी, भावनाओं को साझा करने की क्षमता। डर, खुशी, गर्व और शायद शोक भी। कुछ पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि इस दौर में इंसान अपने मृतकों के साथ खास वस्तुएं रखने लगा था। यह सिर्फ शरीर को दफनाना नहीं था, यह याद रखने की कोशिश थी। यह स्वीकार करना था कि कोई चला गया है और उसकी अहमियत थी। कला ने इंसान को यह सिखाया कि जीवन सिर्फ उपयोगिता का नाम नहीं है। हर चीज का मतलब खाना, सुरक्षा या ताकत नहीं होता। कुछ चीजें सिर्फ अर्थ के लिए होती हैं। यही अर्थ आगे चलकर धर्म, परंपरा और संस्कृति की नींव बना। जब इंसान ने पहली बार दीवार पर चित्र बनाया तो उसने सिर्फ रंग नहीं लगाया, उसने अपनी आत्मा की आवाज छोड़ी। और यही आवाज अगले अध्याय में एक नई दिशा लेगी, जहां विश्वास, डर और देवताओं की दुनिया जन्म लेगी। जब इंसान ने चित्र बनाना, प्रतीकों को समझना और भावनाओं को व्यक्त करना सीख लिया, तब उसके सामने एक और बड़ा सवाल खड़ा हुआ। यह दुनिया चलती कैसे है? इन सवालों का जवाब विज्ञान के पास नहीं था, लेकिन इंसान के मन के पास था। विश्वास। लगभग 40,000 से 30,000 साल पहले इंसान ने प्रकृति को सिर्फ देखने की चीज नहीं माना, बल्कि समझने और मनाने की चीज मान लिया। बारिश, आग, हवा, सूरज, ये सब अब सिर्फ घटनाएं नहीं थीं, ये शक्तियां बन चुकी थीं। और जहां शक्ति होती है वहां डर भी होता है। इसी डर से जन्म हुआ धर्म का। शुरुआती धर्म किसी मंदिर या किताब से नहीं जुड़े थे, वे सीधे जीवन से जुड़े थे। शिकारी मानते थे कि जानवरों की आत्मा होती है। अगर शिकार सफल रहा तो किसी अदृश्य शक्ति ने मदद की है, अगर असफल रहा तो शायद वह शक्ति नाराज है। इसलिए शिकार से पहले नाच, मंत्र और रस्में की जाती थीं। यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं था, यह नियंत्रण का भ्रम था। उस दुनिया में जहां सब कुछ अनिश्चित था, विश्वास इंसान को मानसिक सहारा देता था। धीरे धीरे इंसान ने यह मानना शुरू किया कि मरने के बाद भी कुछ होता है। कुछ गुफाओं और कब्रों में मृतकों के साथ औजार, गहने और भोजन के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब साफ है, इंसान सोचने लगा था कि जीवन यहीं खत्म नहीं होता। यह सोच डरावनी भी थी और सुकून देने वाली भी। डरावनी इसलिए कि मृत्यु का रहस्य गहरा था, और सुकून देने वाली इसलिए कि मौत अब पूरी तरह अंत नहीं थी। धर्म ने समाज को बांधा भी और जोड़ा भी। एक ही विश्वास वाले लोग एक दूसरे पर ज्यादा भरोसा करने लगे। नियम बनने लगे, क्या सही है, क्या गलत, कौन पवित्र है, कौन अपवित्र। धर्म ने इंसान को नैतिकता दी, लेकिन साथ ही सीमा भी दी। अब हर काम सिर्फ जरूरत से नहीं, बल्कि विश्वास से भी तय होने लगा। यहीं एक अहम बदलाव होता है। जब इंसान किसी चीज पर विश्वास करता है तो वह उसके लिए लड़ भी सकता है, अपने देवता, अपनी रस्में और अपनी पहचान के लिए। धर्म ने इंसान को अनुशासन दिया, लेकिन साथ ही संघर्ष की नींव भी रखी।
धर्म ने यह साबित कर दिया कि इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, वह अर्थ खोजने वाला प्राणी है। और जब अर्थ मिल जाता है तो अगला सवाल पैदा होता है, अगर हम इतने समझदार हो गए हैं तो क्या हम एक जगह टिक सकते हैं? यहीं से अगला अध्याय शुरू होता है। हजारों सालों तक इंसान की जिंदगी एक ही नियम पर चलती रही, चलते रहो तभी जिंदा रहोगे। शिकार खत्म हुआ तो आगे बढ़ो, फल कम हुए तो जगह बदलो। यह भटकता हुआ जीवन कठिन था, लेकिन एक तरह से आजाद भी था। फिर अचानक मानव इतिहास में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने सब कुछ बदल दिया। इंसान ने कहा, अब हम यहीं रुकेंगे। करीब 10,000 साल पहले आखिरी हिम युग के खत्म होने के बाद जलवायु अपेक्षाकृत स्थिर होने लगी। मौसम अनुमान लगाने लायक हुआ। इसी दौरान इंसान ने एक साधारण लेकिन खतरनाक प्रयोग किया, बीज बोने का। शायद किसी ने देखा होगा कि गिरे हुए बीज से नया पौधा उग आया। वही छोटी सी समझ आगे चलकर कृषि क्रांति बन गई। शुरुआत मजबूरी से हुई थी, बुद्धिमानी से नहीं। शिकार कम हो रहे थे, आबादी बढ़ रही थी और भटकने के लिए जमीन कम पड़ने लगी थी। खेती ने समाधान दिया। कम जगह में ज्यादा भोजन, गेहूं, जौ, चावल जैसे अनाज इंसान के नियंत्रण में आने लगे। जानवरों को पालतू बनाया गया। पहली बार भविष्य की भोजन सुरक्षा संभव हुई, लेकिन इस सुरक्षा की कीमत थी। खेती का मतलब था एक जगह टिकना, और एक जगह टिकने का मतलब था जोखिम। अगर फसल खराब हो गई तो भागने का कोई रास्ता नहीं था। सूखा, बाढ़ या कीट, सब कुछ जीवन और मृत्यु का सवाल बन गया। जहां शिकारी जीवन में विविधता थी, वहीं किसान जीवन एकरस और थकाऊ था। पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि शुरुआती किसानों की सेहत शिकारी समाज से ज्यादा खराब थी। फिर भी खेती फैलती गई, क्योंकि उसने सरप्लस यानी अतिरिक्त भोजन पैदा किया, और सरप्लस ने समाज को बदल दिया। अब हर इंसान को खाना ढूंढने की जरूरत नहीं थी। कुछ लोग खेतों में काम करते तो कुछ दूसरे काम करने लगे। कारीगर, सैनिक, पुजारी, यहीं से काम का बंटवारा और सामाजिक वर्गों की शुरुआत हुई। खेती के साथ ही जन्म हुआ संपत्ति का। जमीन अब सिर्फ जमीन नहीं रही, वह अधिकार बन गई। जिसकी जमीन थी वही ताकतवर था, और जिसके पास सिर्फ मेहनत थी वह नीचे रह गया। असमानता जो शिकारी समाज में लगभग नहीं थी, अब स्थायी बनने लगी। खेती ने इंसान को सभ्यता दी, लेकिन उसकी आजादी छीन ली। उसने भोजन दिया, लेकिन चिंता भी दी। उसने भविष्य सुरक्षित किया, लेकिन इंसान को पहली बार प्रकृति पर निर्भर बना दिया। एक ऐसी निर्भरता जो आगे चलकर और भी गहरी होने वाली थी। कृषि क्रांति कोई सीधी जीत नहीं थी, यह एक समझौता था, सुरक्षा के बदले स्वतंत्रता का। और इसी समझौते से जन्म लेने वाला था अगला अध्याय, शहर और सत्ता। जब खेती ने इंसान को स्थायी भोजन दे दिया, तब सबसे बड़ा बदलाव चुपचाप हुआ। लोग रुकने लगे। खेतों के आसपास झोपड़ियां बनी, झोपड़ियां बस्तियों में बदली, और बस्तियां धीरे धीरे शहरों में बदल गईं। यह बदलाव सिर्फ इमारतों का नहीं था, यह इंसान की सोच, रिश्तों और शक्ति की परिभाषा का बदलाव था। शिकारी समाज में हर इंसान लगभग बराबर था, लेकिन शहरों में बराबरी टिक नहीं सकी। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, संसाधन सीमित हुए, और तभी जन्म हुआ नियंत्रण की जरूरत का। अब यह तय करना जरूरी था कि किस खेत को कितना पानी मिलेगा, अनाज कहां जमा होगा, और संकट के समय फैसला कौन करेगा। यहीं से उभरे नेता। शुरुआत में नेता शायद सबसे अनुभवी या सबसे भरोसेमंद व्यक्ति रहा होगा, लेकिन बहुत जल्दी नेतृत्व ने एक नया रूप ले लिया। सत्ता। जिनके पास अनाज के भंडार थे, वही ताकतवर बन गए। मंदिर और गोदाम शहर के केंद्र बन गए, क्योंकि वहीं भोजन और विश्वास दोनों जमा थे। पुजारी और प्रशासक
समाज के सबसे अहम लोग बन गए। अब इंसान का सबसे बड़ा खतरा जानवर नहीं था, दूसरा इंसान था। खेतों, पानी और व्यापार मार्गों के लिए संघर्ष शुरू हो गए। दीवारें बनाई गईं, हथियार रखे गए और स्थायी सेनाएं बनी। युद्ध अब सिर्फ बचाव नहीं था, बल्कि विस्तार का साधन बन गया। शहरों में कानून की भी जरूरत पड़ी। बिना नियमों के भीड़ अराजक हो जाती। चोरी, झगड़े और विद्रोह बढ़ने लगे। इसलिए पहली बार लिखित नियम बनाए गए, क्या सही है, क्या गलत और सज्जा क्या होगी। कानून ने व्यवस्था दी, लेकिन साथ ही डर भी पैदा किया। अब इंसान सिर्फ प्रकृति से नहीं, सत्ता से भी डरने लगा। शहरों ने काम का बंटवारा और गहरा कर दिया। किसान, कारीगर, व्यापारी, सैनिक, हर कोई एक दूसरे पर निर्भर था। लेकिन इस निर्भरता के साथ ही असमानता भी बढ़ी। अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी होने लगी। सत्ता ऊपर थी, मेहनत नीचे। शहर इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धि भी थे और उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी। यहाँ विज्ञान, कला और व्यापार फले फूले। लेकिन यहीं लालच, हिंसा और सत्ता का खेल भी तेज हुआ। इंसान ने प्रकृति को काबू में करने की कोशिश की और उसी प्रक्रिया में एक दूसरे को काबू में करना सीख लिया। शहरों ने यह सिखाया कि सभ्यता सिर्फ सुविधा नहीं होती, वह संघर्ष भी होती है। और इसी संघर्ष से जन्म लेने वाला था अगला अध्याय, आधुनिक इंसान और तकनीक का भ्रम। इंसान की कहानी गुफाओं से शुरू हुई थी, डर, भूख और असुरक्षा के बीच। आज वही इंसान शहरों, मशीनों और तकनीक की ऊंचाइयों पर खड़ा है। लेकिन यह ऊंचाई एक सवाल भी बन चुकी है। इतिहास हमें बार बार चेतावनी देता है। हर वह दौर जब इंसान ने खुद को प्रकृति से ऊपर समझा, अंत में संकट लेकर आया। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और ऐसे ही गहरे रिसर्च आधारित कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।